ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम रोज फराज दरवेश स्टार्ट करते हैं खबरों से, जो कि जकार्ता के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। आईएसएस ने उसको कबूल किया, मासूम लोगों की जानें गईं। इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और ये अफसोसनाक वाक़यात आईएसएस के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से चले जा रहे हैं, इसमें कोई रुकाव नहीं आ रहा है, कहीं भी रुक नहीं रहेंगे, तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से इंडिया पाकिस्तान जो मज़ाकरात हैं वो अब किस तरफ जाएंगे। जो पठानकोट के वाक़े के बाद जो है लग ऐसा रहा है कि वो मज़ाकरात थोड़े इस वक्त रुक गए हैं और उस रुकावट का शिकार हैं। मसूद अजहर साहब को जो नज़रबंद कर दिया गया है, जैश ए मोहम्मद पर उन्होंने जिम्मेदारी डाली हिंदुस्तान ने, तो इस सब चीज़ों में गुफ्तगू करेंगे। ईरान यूएस न्यूक्लियर डील और साथ में जो ईरान के और सऊदी अरब के जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, और साथ में राहील शरीफ साहब जो हैं और नवाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब भी जाएंगे, ईरान भी जाएंगे, एक ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इस पर गुफ्तगू होगी। सी पैक यानी कि जो एक राउट बन रहा है ग्वादर से चाइना तक, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जी वहाँ पर उसमें क्या कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, सूबे जो हैं उनके क्या जो है शिकायतें हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। रियाज़त साहब, मिसबाह आज़म साहब, दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया पाकिस्तान टॉक्स, ये इसका क्या अब आप जो है मुस्तकबिल देख रहे हैं, और ये जो जैश ए मोहम्मद के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा दिया हिंदुस्तान ने, अब लग ऐसा रहा है आने वाले दिनों में शायद अब इंडिया की डिमांड करे कि मसूद अजहर को हमारे हवाले किया जाए, ये भी बातें हो रही हैं, तो किस तरह रियाज़त साहब? नहीं, अभी तक तो मेरा ख्याल में दोनों ने बहुत ही इसको अच्छी तरह हैंडल किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि तुमने कराया है, या आर्मी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया है, या एसआई पे। गवर्नमेंट उनकी मीडिया तो उनका बहुत हॉस्टाइल है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि उनके जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे जो मोदी ने खुद और जो फॉरेन ऑफिस है उनका, they have been very careful। तो और फिर पाकिस्तान ने कुछ एक्शंस भी लिए हैं, तो लगता यह है कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं। असल में दोनों को ये एहसास है कि ये मसला जो है ना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से और लड़ने झगड़ने से ये हल नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने पहले जब मुंबई में अटैक हुआ उसके फ़ौरन पाकिस्तान की आईएसआई पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान के मिलिट्री पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि इन्होंने कराया है, और फिर उसके बाद कोई एक्सेस नहीं दी जो पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्योंकि कोर्ट में अगर आप किसी को प्रोसिक्यूट करने जाते हैं ना, तो ये नहीं कह सकते आप कि भाई हमें फलां ने ये कहा है कि इन्होंने किया है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ सॉलिड एविडेंस प्रेजेंट करनी होती है, ऐसी एविडेंस जो एडमिसिबल हो। हियर से नहीं कि आपने खुद जाके इन्वेस्टिगेट किया है, खुद देखा है, विटनेसेस से बात की है, तो कहाँ है एविडेंस आपकी। तो ये अब इसके लिए इन्होंने एग्री कर लिया इंडिया ने कि वो एक्सेस देंगे तमाम विटनेसेस को, और जब वहाँ जगहों को ओपन करेंगे कि जहाँ मसलन पठानकोट का जो एयरबेस है वहाँ भी जाने की इजाज़त होगी लोगों से, विटनेसेस से बात करने की। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप सही तरह इसको प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं इन लोगों। ठीक, मैं इस बात पर आपसे एक तो इस पर राय दीजिए, ऊपर से मसूद अजहर साहब का जो मसला बीच में आके फंस गया, इसको आप चलिए सबसे पहले मसूद अजहर से शुरू कर लेते हैं। आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि मसूद अजहर जो हैं उनको इंडिया मांग सकता है। इंडिया नहीं मांग सकता, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल एक तरह से ये नहीं हो सकता, वो नहीं मांग सकता। वो सिर्फ ये डिमांड कर सकता है कि आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें, मसूद अजहर को। तो पाकिस्तान ये कर सकता है कि उनको नजरबंद कर दे, जो उस वक्त कर दिया उन्होंने। नहीं, नजरबंदी से मामला हल नहीं होगा कि अब यही तो सारा मसला है। यहीं से तो सारी चीज़ गड़बड़ शुरू होती है, जब हम फौरन एक्शन ले लेते हैं और उसका कोई लीगल कवर नहीं होता, फिर उसके बाद में वो शख्स छूट जाता है, लीगल उसमें जाकर वो होता नहीं। तो अब होना तो ये चाहिए, मतलब मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि मसूद अजहर और जितनों को भी पकड़ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि अभी देखिए जो डिटेंशन है वो तो 30 दिन तक रख सकते हैं। अब 30 दिन में उन्हें इतनी एविडेंस एक्सट्रैक्ट करनी है कि उससे वो लोग उनको चार्ज कर सके। मसूद अजहर को और पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमा चले, एग्जैक्टली, और वो होगा तो पाकिस्तान ही में होगा। लेकिन द वे चीज़ें जो कि हैंडल की जा रही हैं वो मतलब एक बहुत जल्दी में की जा रही हैं कि चलिए उनको भी पकड़ लिया, उनको भी पकड़ लिया, और कहा यह जा रहा है कि ये कोई सिर्फ इंडिया ने एविडेंस नहीं दी है, ये अमेरिकन्स ने भी एविडेंस दी
है। मसूद अजहर, वो नॉट मसूद अच्छा, अजहर, इन लोगों के बारे में, of course, मे हाँ, बी उनकी बिल्कुल, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जो लीड्स जो कही जा रही हैं कोट एंड कोट, वो सिर्फ इंडिया ने नहीं दी है, यूएस ने भी दी। नहीं, ये तो दुरुस्त है। हाँ, इन सब दहशतगर्द और ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में। एग्जैक्टली, और उन्होंने ये सब के सब तालिबान, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, सब पैसा वाला सब एक ही है कि हाँ। तो अब ये है कि मसूद अजहर का तो ये है कि 2002 के बाद से ये दंदनाते फिर रहे थे हर जगह, ये बोल नहीं रहे थे, तो इन्हें छोड़ा हुआ था। तो अब देखिए कि ये किस तरह से गवर्नमेंट इसको आगे लेके चलती है। ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और इंडिया ने एक तरह से बॉल आपके कोर्ट में डाल दी है कि अब आप दिखाएं, सिंसियरिटी दिखाएं आप। अगर तो इन्होंने वही पुरानी चीजें की कि बगैर किसी एविडेंस के उनको पकड़ के बंद कर लिया, फिर 4 महीने के बाद उन्हें छोड़ क्या करना चाहिए? व्हाट शुड स्टेट ऑफ पाकिस्तान डू? एविडेंस इकट्ठा करें आप, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस करें, फिर उन्हें प्रोसिक्यूट करें आप, उनको फिर उनको चार्ज करें, फॉर्मली चार्ज करें अंडर द लॉ। तो ये एक साहब आप इत्तेफाक करेंगे मिसबाह साहब की बात से? हाँ, इनको असल में ऐसे पकड़ के बंद नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते। There has to be follow up। और उसमें इसमें ये कहना सही नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के कोर्ट में है ये बॉल, ये इंडिया के कोर्ट में भी है, इसलिए कि एविडेंस वगैरह, क्योंकि एक्चुअल इंसिडेंट जो हुआ है इसकी बुनियाद पे अगर आप प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं पठान को, तो वो तो इंडिया में हुआ है, उसके तमाम विटनेसेस जो हैं, उसके तमाम जो लोकल जो एविडेंस है वो वहाँ मौजूद है। तो देयर हैज टू बी क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स फॉर दिस प्रोसिक्यूशन टू बी सक्सेसफुल। और वो हो रही है, वो जो रियाज साहब जो कह रहे हैं वो हो रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी तरफ से दे रहा है आपको। देखते हैं इसका क्या आता है। मैं एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि 2 पॉइंट आपने एक तो आपने एक बात कही थी, दूसरी बात आपने ये कही थी कि जो टॉक्स जो हैं वो पीछे हो गई। मेरा नहीं ख्याल के टॉक्स पीछे हुए, ये जो है टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हो रही हैं कि जो ये NSAs जो हैं दे आर इन टच, और वो लोग चला रहे हैं इसको, वो लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिस तरह से पहले किया था इन लोगों ने। तो शायद फ्रांस में दोनों कहा जा रहा है सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जंजुआ साहब और अजीत दोवल साहब, सडनली अजीत दोवल साहब को जाना हो गया उसी दिन, उनको सडनली चले जाना पड़ गया, और जंजुआ साहब भी जो है नजर नहीं आ रहे कहाँ हैं उनकी टेलीफोन। तो ये कहा जा रहा है जंजुआ साहब और अजीत दोवल साहब की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन जो ऑफिशियल जो टॉक्स थी वो थोड़े दिन तक डिरेल हुई। हाँ नहीं ठीक है, ऑफिशियल टॉक इतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है, वो ज्यादातर जो होता है वो एक तरह से मीडिया की चाय समोसे वाली नहीं होता है, इंपॉर्टेंस होती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बैकग्राउंड अगले टॉपिक पे, तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक, ईरान यूएस न्यूक्लियर डील। मिसबाह साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि एक तो किस तरह आप देखते हैं ये सैंक्शन अब उठने वाली हैं, यानी कि कल का जो दिन है उसके बाद ये सैंक्शन उड़ जाएंगे, तो आप किस तरह देखते हैं कि इसके बाद इसका फ्यूचर होगा? और सऊदी अरब का जो इस वक्त गम और गुस्सा है और जो नाराजगी चल रही है इस बात के ऊपर, वो नजर भी आ रही है बज़ाहिर। पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर है सऊदी अरब का, तो इस पर भी जरा गुफ्तगू करेंगे। तो आप हमें पहले बताइए जो टॉक्स हैं, और दोनों ने भी, ईरान ने बड़ा गुड गेस्चर इस वक्त दिया कि उनके सेलर्स को छोड़ दिया नहीं। और मेरा जो पर्सनल मेरी जो प्रोजेक्शन है, ईरान इज गोइंग टू बी नेक्स्ट एलाई फॉर यूएस। और अगर तो कुछ गड़बड़ ना हुआ, यहाँ पे कोई रिपब्लिकन राइट विंग लोग ना आ गए, वही जो लोग अभी तक तारीख में फंसे हुए हैं, और आकर उन्होंने एक नया रेटरिक नहीं शुरू कर दिया ओवर द टाइम, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 5 years, लेकिन ये है कि ओवर द टाइम स्लोली चीज़ें ड्रिफ्ट हो रही। अगर आपको याद हो बिल क्लिंटन के टाइम में उनके जो आखिरी अय्याम थे बिल क्लिंटन के, उसमें भी काफ़ी क्लोजनेस हुई थी ईरान के साथ। अच्छा। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन ऑलब्राइट ने भी कुछ बातें ऐसी की थी उस वक्त, शायद रियाज भाई आपको याद हो ये चीज़, कि उन्होंने बिल्कुल जो आखिरी दिन थे बिल क्लिंटन के, उसमें उन्होंने ये सब बातें कही थी कि जिससे एक तरह का बड़ा अच्छा जेस्चर मिल रहा था, और कहा यह जा रहा था कि आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन क्या हुआ, बुश साहब आए, बुश साहब ने तो हर एक से दुश्मनी लेना शुरू कर दी, क्योटो प्रोटोकॉल से उन्होंने अपने आप को हटा लिया, उसके बाद फिर चाइना को वो अपने मसल्स दिखाने लगे। अब अगर ऐसी चीज़ हो गई तो जाहिर है फिर सब टाइम पड़ जाएगा। आप किस तरह देखते हैं? नहीं, इस वक्त तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है दोनों साइड पे, और काफी तेजी से हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक बात है। मसलन फर्ज कीजिए कि अगर ये वाकया होता, ईरानी सेलर्स अमेरिकन सेलर्स को जो ईरान ने पकड़ा है, अगर फर्ज कीजिए कि ये 1 साल 2 साल पहले ये वाकया होता, तो हो सकता है कि इसमें बड़ी बेटरनेस होती और वो पकड़ के रख लेते, उन्हें छोड़ते नहीं और नारे लगाते, वो सड़कों पे ले आते इनको।
लेकिन अब इस बार जब वाक़या हुआ तो फ़ौरन सेक्रेटरी जॉन कैरी ने फ़ोन किया जवाद ज़रीफ साहब को, और ये मामला बड़ी जल्दी से उन्होंने हल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि एलाइज बन जाएंगे, लेकिन इस बात का बड़ा स्ट्रांग इम्कान है कि ये जो हॉस्टिलिटी है इसमें काफी कमी होगी। दूसरे ये है कि ये जो ऑयल पॉलिटिक्स है ये बड़ी चेंज हो रही है दुनिया में। अच्छा जरा बताइए। और ये लगता नहीं कि ये टेम्पररी है। अच्छा, यानी अब देखें कि एक साल के अंदर $120 से गिर के कोई 30 से भी कम हो गई है प्राइस। अभी तो 28 बीट कर गई। हाँ, और इसकी बड़ी अहमियत थी दुनिया में, इसलिए कि तमाम इकोनॉमीज क्योंकि ऑयल पे चल रही थी और अब भी चलती हैं। तो हुआ ये, एक तो ये कि अमेरिका में जो बहुत ग्लट हो गया है ऑयल एंड गैस का, जब से उन्होंने फ्रैकिंग शुरू की है तो सप्लाई बहुत बढ़ गई है। फिर दूसरे और मुल्कों में भी सप्लाईज आ रही हैं। फिर ईरान की सप्लाई अब आने वाली है, मार्केट में हटेंगी जब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। फिर एट द सेम टाइम चाइनीज इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, तो वहाँ डिमांड कम हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये मामला बहुत लंबा चलेगा। दूसरे ये कि एट द सेम टाइम अमेरिकन्स जो हैं बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस हो, तो उससे भी फर्क ये फॉसिल्स में। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, जो कि अमेरिका को फोर्स एक तरह से बहुत ज़रूरत थी सऊदी अरब वगैरह की इन्हें और अरब मुल्कों की, नहीं है, तो वो उसकी ज़रूरत, जो अमेरिका का जो डिपेंडेंस है वो कम होती जाएगी इनके ऊपर। और जब अमेरिका की इनके ऊपर डिपेंडेंस कम होगी तो अमेरिका के ऑप्शंस खुल जाएंगे कि किसके साथ वो अलायंस करना चाहते हैं, किसके साथ ताल्लुकात रखना है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। मिसबा साहब, एक तो इसका जवाब दीजिए, ऊपर से रियाज साहब ने जो बातें की उसके बाद रस्मी नजर डालिए कि भाई ये सऊदी अरब अब उसके बाद अब किस तरह हालात जाएंगे। अब देखिए सऊदी अरब जो है वो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में। सऊदी अरब ने जो अपना बजट 10 साल का एक तरह का जो बनाया था वो ये दिमाग में रख के कि $95 पर बैरल ऑयल होगा, और उस हिसाब से उन्होंने सारी प्लानिंग की थी। तो वो तो गया $28-29। और यार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल जो पावर थी ऑयल की वो कम हो रही। अब आइए सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब के पास ऑप्शंस क्या हैं? सऊदी अरब के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो जो है मतलब एक तरह से पीस करे अपने नेबर्स के साथ और रहे, इंस्टेड के कभी यमन में बमबारी कर रहे हैं, फिर ईरान के साथ इन्हीं के जो में सऊदी अरब को इंटरनल थ्रेट बहुत बड़ी होगी, एक्सटर्नल से इंटरनल नहीं, क्योंकि ये है ना कि उनको अपने मसला ये है ना, उनको सपोर्ट अभी तक जैसा हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी कि ये क्या करते थे सऊदी कि अगर कोई ज्यादा इनके खिलाफ खड़ा हो उसको मार देते थे, पैसे दे दो। अच्छा, और बाकी जो पॉपुलेशन है उसको वो खूब पैसे देते थे। अब जब पैसे देने के लिए नहीं रहेंगे और वो पॉपुलेशन जो है वो कहेगी भाई और लाओ, तो कहाँ से लाएंगे? और वो हो गई है, वो सिचुएशन आ गई है। तो ये जो इंटरनल थ्रेट है, इनके यंग लोग जो हैं जो आदी हो गए हैं कि गवर्नमेंट जो है उनको बेसिक चीज फुल्ली हर चीज प्रोवाइड करे, सपोर्ट करे, घर भी दे, एजुकेशन के लिए पैसे दे, और गवर्नमेंट उनसे कहे नहीं भाई अब तो नहीं दे सकते बल्कि और तुम हमें टैक्स दो, तो वो और बढ़ेगा और उसके आदी नहीं है। हाँ, इंटरनल स्टेबिलिटी के बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। और ये जो है ना, ये बल्कि ज्यादा डर इसका खतरा लगता है न सिर्फ ये सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए, क्योंकि अगर सऊदी अरब में इस तरह के हालात होते हैं तो उससे हमारा मुल्क भी असर पड़ेगा और ईरान भी असरअंदाज होगा और जो बाकी मिडिल ईस्ट है उस पर भी असर पड़ेगा इसका। जी, आप हाँ नहीं, मतलब मैं अपनी जज्बात मुकम्मल करूंगा कि जो सिचुएशन इधर से आ गई है कि मतलब जो अब हालात जो हो रहे हैं, इन हालात को अगर आप इन हालात को देखें तो सऊदी अरब के जो ऑप्शंस हैं ना वो घटते जा रहे हैं। मतलब अब आप देखिए जैसे रियाज साहब ने कहा कि उनके पास अब वो पैसे नहीं रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक तरह की लेवरेज भी थी सलफीज से कि आप जो हैं अपना प्रचार करते रहिए और हमें हुकूमत करने दीजिए, और फिर अपनी हुकूमत में उन्होंने हर एक को खूब पैसे दिए थे और हर जगह पे। तो सऊदी अरब का फ्यूचर जो है ना एज अ स्टेट, इट्स सऊदी एज अ किंगडम, नॉट द सऊदी स्टेट बट एज अ किंगडम, बादशाहत, इसको बड़े थ्रेट्स हैं कि पहले तो अमेरिका भी सपोर्ट करता था, वेस्ट भी हर एक चाहता था कि वो लोग स्टेबल रहें।
वो चीज अब नहीं, लेकिन इसमें एक समय पड़ा जो असर जो पाकिस्तान के हवाले से बात है, पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए। सऊदी अरब का तो पहले आदिल बिन जुबैर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद वहाँ के प्रिंस सलमान आ गए, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर है, और सुना है उनके इंटेलिजेंस के लोग भी उसके बाद बहुत आए जो बहुत प्रेशर डाले। तो पाकिस्तान अब क्या करे? राइस शरीफ साहब जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वहाँ पर विजिट करेंगे, दोनों ममालिक ईरान सऊदी अरब। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हमेशा रही है ना, वो सऊदी अरब के लिए कम, किंगडम के लिए ज्यादा रही हैं, और इधर 1 साल से ये चीज चेंज हो रही है। अब पाकिस्तान ये इंप्रेशन दे रहा है कि हमें किंगडम से आपकी वो नहीं है, हमें आपकी टेरिटरी से है, क्योंकि वो होली प्लेसेस हैं। कि अगर आपकी टेरिटरी को यमन के केस में नवाज शरीफ साहब ने यही कहा कि अगर, और जनरल राहील शरीफ साहब ने भी यही फरमाया कि अगर आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा होगा, वी विल कम एंड हेल्प यू। अच्छा, अभी एक कोशिश जो कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ साहब, ये एक तरह का जिसे कहते हैं ना कि एक तरह की मीडिया वो है कि भाई हमने उनसे भी बात कर ली, उनसे भी बात कर, और इनके जो ऑडियंस हैं, जो कि जिनको ये दिखाया जा रहा है, ये दुनिया नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग हैं एक्चुअली। वो ये बता रहे हैं अपनी आवाम को कि साहब हम ना तो ईरान के सपोर्टर हैं, ना उनके सपोर्टर। अच्छा, अंदर खाने क्या कर रहे हैं फिर? अंदर खाने ये कुछ कर नहीं सकते भाई, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के लिए। भाई क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जाके सऊदी अरब से कहेगा कि वो उनसे माफी मांग लेगा, या पाकिस्तान कहेगा हम मतलब वो सिंबॉलिक कर रहे हैं 2 डिवीजन तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिएटर का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं? बज़ाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और इनके ये खुद जानते हैं कि इनके पास कोई लेवरेज नहीं। जंग तो शायद रुकवा सकते हैं, कुछ जंग की हालत हो जाए। जंग नहीं होगी, जंग तो नहीं होगी। ठीक है, मैं रियाज साहब आपका क्या राय है इस बारे में? नहीं, पाकिस्तान एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, कर रहा है। तो ये है कि दोनों को जाके समझाए। पहली बात तो ये, जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मामला है कि भाई आप अपने नेबर्स तो चूज नहीं कर सकते। तो सऊदी अरब और ईरान जो है नेबर्स हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। वॉर भी ऑप्शन नहीं है, जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वॉर ऑप्शन नहीं है, इसी तरह ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी वॉर ऑप्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना उनको बता सकते हैं कि इसके नतीजे अगर आप ये नहीं समझेंगे इन चीज़ों को, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इनको अच्छी तरह आप समझेंगे नहीं और तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इससे आप में से दोनों में से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, दोनों का नुकसान है इसमें। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई सऊदी अरब को अब पाकिस्तान ये जो है इंप्रेशन दे रहा है दुनिया में भी कि भाई हमारा किंगडम को बचाना की गारंटी नहीं, लेकिन जो मक्का मदीना हमारी होली प्लेसेस हैं उन पे अगर कोई थ्रेट होगी तो क्या पाकिस्तान नैरेटिव तब्दील कर रहा है? हमेशा पोजीशन ये रखी है कि हम मक्का मदीना का दफा करेंगे। सही, ये शुरू से जब भी कुछ वजह से इराक वार हुई थी, जब भी इन्होंने फौज भेजी थी, और बॉर्डर पे नहीं थी वहाँ तबूक में फौज इन्होंने बेसिकली भेजी थी वहाँ उस तरफ। लेकिन अब तो वो जो प्रेशर जो सऊदी अरब का जो आया था पाकिस्तान ने बेतहाशा, आप कह रहे हैं खत्म हो गया, अब वो रिलीज रहेगा। पाकिस्तान उसको रेजिस्ट कर रहा है और करना जानता है, और अब इतनी डिपेंडेंस भी नहीं है कि यहाँ से पैसे ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। सही। अब जरा एक और बात की, अभी जकार्ता में हमले हुए हैं, और जकार्ता में जो हमले हुए हैं इसको आईएसआईएस ने इसको एक्सेप्ट किया है, और जिस मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका ये जो हमले अब वहां तक हो रहे हैं तो ये अब पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो 34 कंट्रीज का जो अलायंस है, क्या उसका बदला निकाला है आईएसआईएस ने? ये भी तो एक बात हो सकती है कि भाई वो भी तो 31 कंट्रीज में, इंडोनेशिया भी तो शामिल था। इंडोनेशिया नहीं है उसमें। अच्छा, नहीं है उसके अंदर, मेरे ख्याल से निकला है वो शायद हाल ही में। इंडोनेशिया ने शुरू से कह दिया था कि हम उसमें नहीं। तो फिर क्या ये फिर इसका किस तरह देखते हैं, ये जो हमला हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट है? आईएसआईएस यानी कि वहां तक भाई आईएसआईएस एक्सपेंड कर गई है। आईएसआईएस तो अपना वो दिखा रही है ना, वो तो अपने आप का अपना पावर दिखा रही है, लेकिन ये एक तरह का मतलब इसमें जिसको कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, द ब्लेसिंग पार्ट इस सारी चीज का ये है कि लग रहा है कि आईएसआईएस को पता चल गया है कि दे आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अच्छा। और ये है कि वो हर जगह जाके हमले करके मतलब ये हाइपर हो गए इस वक्त, दिखा रहे हैं, घबरा के कर रहे हैं। रियाज साहब, यू वुड एग्री कि वो कोलैप्स करने वाले इस वक्त? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ये आईएसआईएस जो है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अच्छा। टेरिटरी इसके पास हो सकता है कुछ कम हो गई हो पहले से, लेकिन दुनिया भर में ये रिक्रूट कर रहे हैं यंग लोगों को, और सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, जिसकी कोई जियोग्राफिक बाउंड्रीज नहीं है। तो अमेरिका में भी लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी, अफ्रीका में भी, एशिया में भी।
तो ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है जिसको सबको मिल के समझने की ज़रूरत है। इनको डाउन प्ले ना करें इस थ्रेट को, ये ना कहें कि यार ये क्या कर लेंगे, देयर आर बंच ऑफ थग्स, देयर आर बंच ऑफ क्रिमिनल। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उसको फैला रहे हैं, और जहाँ जहाँ देखते हैं कि मुसलमानों में प्रॉब्लम्स हैं उसको ये और बच्चे जो हैं जहाँ leverage करते हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, जहाँ पर फेयरनेस की इश्यूज हैं, और वो तो मिल जाती हैं आपको लोकल ग्रीवेंसेस तो अपनी बना देगा, तो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये एक मामला जो है ना, इसको बड़ा सोचने समझने की जरूरत है। और नजरिए को फिर आप कैसे शिकस्त देंगे? ये जो जंग है ये सिर्फ हथियारों की जंग नहीं होगी, ये नजरियात की जंग है, ये आइडियाज की जंग होगी, और आपको इनको मुकाबला करना होगा। और सबको सोचना है कि सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव, सोशल मीडिया बिकमिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हाँ नहीं, लेकिन ये है ना कि मतलब nobody is denying their पावर, ग्रोइंग पावर, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें सब इसी तरह से बढ़ती हैं। लेकिन ये है, एक मिनट में बात कर लूँ कि जो रियाज साहब कह रहे हैं, मतलब आई थिंक कि दुनिया को पता चल गया है कि दे आर नॉट अ वॉर स्ट्रीट थग्स, और वो जो है सीरियसली इस चीज को ले। अब आप इराक में देखिए, उन्होंने उनसे इलाके भी वापस लिए हैं कुछ, तो अब दे आर एट द वर्ल्ड, दे स्टार्ट नोइंग इट कि नाउ दुनिया जो है अब उनको इतना सपोर्टिव नहीं है उनके लिए। मुझे एक सवाल आपसे, और टेररिज्म इसी तरह ग्रो होता है हमेशा, ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं ये। अरे अब सवाल ये कि बल्कि रियाज साहब से सवाल आपसे पहले वही सवाल आपसे करता हूँ कि अगर उनकी टेरिटरी खत्म हो जाती है आईएसआईएस की, तो उनका जोर खत्म हो जाएगा भाई, जो लोग जाना तो बंद कर देंगे कम से कम। नहीं, दैट्स ट्रू कि भाई आप देखिए जैसे अलकायदा, जैसे वजीरिस्तान को खत्म किया, हाँ दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से। अलकायदा थी कि उसका एक होल्ड था, और हमेशा आई ऑलवेज आर्ग्यू कि कोर जो है आपको ब्रेक करना पड़ता है। और मुझे काफ़ी गलत ज़बान भी सुननी पड़ी उसके लिए, हमारे पीटीआई के दोस्तों से गालियां भी सुनी मैंने कि जब मैं कहता था कोर ब्रेक करना है, तो कहते थे कि अमेरिका में बैठे हुए हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, यहाँ जंग शुरू होगी तो गली गली गोलियां चली, इस तरह की बातें ये लोग करते थे, तो मजाकरात ही एक वो हैं। हाँ। तो मतलब यार देखिए, कोर ब्रेक हुआ, उनकी सपोर्ट खत्म हो रही है। अब वो लोग जो है पॉकेट्स में रह गए हैं दुनिया भर में। अब आईएसआईएस जो है ना, मतलब आई एग्री विद रियाज साहब के, वो लोग हैं काफ़ी पावरफुल, लेकिन वो लोग भी अब टेरिटरी लूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि दुनिया जो है उसने उसे एक सीरियस थ्रेट एक्सेप्ट कर लिया है, और ग्राउंड ऑफेंसिव में उनकी बैंडविड्थ नहीं है कि वो लोग जो है चीज़ों को होल्ड कर सकते। अरे मैं वही जो रिपीट करूंगा जो मैंने पहले कहा कि ये टेरिटरी की जंग नहीं है, ये दिमागों की जंग है। इनको बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आपको इनसे लड़ना है तो उन्हीं बैटलफील्ड में लड़ना होगा। एंड सोशल मीडिया उसमें आपको स्कॉलर्स चाहिए हैं, ऐसे लोग कि जो कि इन चीज़ों को नफी कर सकें, इनकी ये बताएं कि भाई ये जो इस्लाम का जो ये जो प्रचार कर रहे हैं ये गलत है, ये सही इस्लाम नहीं है, there's nothing Islamic about what they're saying। ये ऐसी बात है ना, जैसे आज मैंने मजाकन किसी ने लिखा, लेकिन बात सही है कि अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शराब पी लें तो वो हलाल तो नहीं हो जाती। इसी तरह अगर आप अल्लाह अकबर कह के किसी इनोसेंट आदमी को मार दें तो वो जिहाद तो नहीं हो गया कोई। आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं, ये जो एक सी पैक के ऊपर जो सूबे आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीदें कर रहे हैं, और लग ऐसा रहा है कि अब जो है ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है कि पूरी की पूरी जो कॉरिडोर बनने जा रहा था, किस तरह देखते हैं आप इसका, क्या निकलना चाहिए? देखिए, कंट्रोवर्सी तो इतनी नहीं हो रही, और जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चाइना ने बड़ा डिफरेंट टाइप की डिप्लोमेसी इसके ऊपर अभी शो की है। उन्होंने मतलब चाइनीज़ डिप्लोमेसी जो है वो लोग कभी किसी के इंटरनल इश्यूज में बयान नहीं देते, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने दिया बयान। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर चाइना कि जब भी उन्होंने मतलब दे वेंट आउट ऑफ द वे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जब वेस्टर्न राउट का इफ्तिताह हुआ बलूचिस्तान में, जिसमें ANP के इफ्तिखार हुसैन साहब भी गए और सारे लोग गए वहाँ, तो लग ये रहा है कि जो PTI है अब वो ये चाह रही है कि जो इनका जो नेशनलिस्ट वो है, नेशनलिस्ट सपोर्टर है, उसको टेक ओवर करे। आप उसके मतलब नून लीग का नेशनलिस्ट, नून लीग का नहीं, ANP का नेशनलिस्ट, उसने फौरन ये चीज़ उठा दी वहाँ के ऊपर। और इन्होंने तो
जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तो बड़े क्रॉस कर गए, मीडिया में बयान देने लगे कि इन्होंने जो एहसन इकबाल साहब हैं, इन्होंने कहा कि मैंने उनसे पर्सनली ये बात कही कि आप एतराज़ ज़रूर उठाइए, आप मुझसे बात कीजिए, मगर पब्लिक में जाकर इसको डिबेट मत कीजिए इस तरह से कर। तो कंट्रोवर्सी जो आपने लफ्ज़ लिया वो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब ठीक है कि उनके अपने इशू, मतलब डिसएग्रीमेंट्स हो गए, डिसएग्रीमेंट्स हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये डेमोक्रेसी में डिबेट होनी चाहिए, हर चीज़ पर होनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये है जो ख़तरा जो लोगों को ये है कि जो एक कालाबाग डैम का जो हशर किया गया कि लोगों को ख़तरा ये है कि कहीं वो ना हो जाए, लेकिन वो ये चीज़ें वहाँ पहुँची नहीं है क्योंकि कालाबाग डैम को तो कोई बनने ही नहीं देना, तो ठीक है, तो ये इसको कम से कम ये तो नहीं है ना कि वो बनने नहीं देना चाहते। अब इशू ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न राउट है ही नहीं। अच्छा, मसला ये है कि ज़्यादातर ये बातें मीडिया वाले कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि शायद समझ नहीं रहे हैं चीज़ को या किस तरह। देखिए चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है, जैसे 30 बिलियन जो है उसमें 35 बिलियन वो तो सिर्फ एनर्जी पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध को मिलेगा हिस्सा, फिर बलूचिस्तान को, फिर पंजाब को, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बलूचिस्तान और ये सारे, हाँ गिलगित बल्तिस्तान, थैंक यू वेरी मच। तो अब ये है कि जो 11 बिलियन रह गया है बाकी सारा इशू उसके ऊपर है। अच्छा, उसमें से भी कई राउट्स जो हैं जो कि बनाए जा रहे हैं वो पुराने प्लान थे, मतलब वो उन्हीं को कनेक्ट किया जा रहा है, हाँ, उनको कनेक्ट किया जा रहा है, सही है। अब वो वहां से रोड लाएंगे, फिर उसके बाद टोल से उसको पे ऑफ करेंगे और उसमें डिफरेंट प्लान्स हैं। और ये है कि जो इन्वेस्टर होता है ना वो देखता है कि उसकी फीजिबिलिटी क्या है। इन्वेस्टर ये नहीं कहता कि आपने वहाँ 6 की बना दी, यहाँ भी 6 की बना दी और इस तरह की चीजें। तो मैं कहूँगा कि मीडिया को चाहिए कि थोड़ा सा आप किस तरह देखते हैं इस पूरे, असल में एक मसला जनरली ये है पाकिस्तान में कि जो बहुत ही अहम फैसले किए जाते हैं फेडरल लेवल पे, वो चंद लोग हैं जो नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट है, जो इनके बेसिकली रिश्तेदार हैं, इनके भाई हैं, इनके साड़ू हैं, सही बात, ये लोग मिलके आपस में कर लेते हैं और पार्लियामेंट में उसका कोई डिस्कशन ही नहीं होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में मिसट्रस्ट है, ख़ास तौर पे जो छोटे प्रोविंसेस हैं कि यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग आपस में। तो जो ट्रांसपेरेंसी इसमें होना चाहिए, पूरा जो प्लानिंग प्रोसेस है कि कहाँ क्या होगा कैसे होगा, वो मिसिंग है इस वक्त। अच्छा, सही, ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है लोगों को। अब जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई हुई हैं इन्होंने, वहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होता। फिर जनाब एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वहाँ कोई बातचीत नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर। तो जो प्रोसेसेस जो इस्टेब्लिश किए हैं, जो इंस्टीट्यूशंस, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है इन सूबों को भी कि भाई देखें, 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये आप सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई तुम बताओ कि कहाँ सड़क बनेगी, कैसे बनेगी। तुम्हें खुद भी यह हक हासिल है कि तुम जाके, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लाती है और जाके कन्विंस करती है इन्वेस्टर्स को, तुम भी करो, ठीक है। इनके अपने जैसे पंजाब का जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा एक्टिव है, शहबाज शरीफ खुद उसको लुक आफ्टर करते हैं। वो जाते हैं इधर उधर, कहते हैं भाई फलां प्रोजेक्ट है, इसके लिए पैसे रेज करने कहाँ से आएंगे। सिंध में भी कुछ थोड़ा बहुत बेहतर है काम, इतना ख़राब नहीं है। सिंध में जो है ना, वो जो सलीम मांडवी वाला साहब हैं, जो खुद बड़े बिजनेसमैन है, पीपल्स पार्टी के आदमी हैं, और पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं सिंध में। तो ये जो बड़ा काम हो रहा है ना यहाँ थर में, और जो एंग्रो का जो काम हो रहा है, वो सब वहाँ पैसा लेके आए, ADB से कुछ पैसा लिया है, कुछ चाइना से लिया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये मिसिंग है, ये चीज़ टोटली मिसिंग। ये नहीं समझते कि इनकी खुद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। कि आप किस तरह रेवेन्यू रेज करेंगे, टैक्सेस किस तरह लगाएंगे ताकि आपके खुद रिसोर्सेज डेवलप हो। सिर्फ NFC पे लड़ते रहते हैं कि भाई नेशनल फाइनेंस अवार्ड क्या होगा। अरे भाई खुद अपने भी तो पैसे रेज, उससे लो पैसे, ठीक है, अपने इमरान खान तो मुल्क में कहते हैं हम तो दूध की नहरें, और फिर इन्वेस्टमेंट अपना खुद लेके आओ। अच्छा, सही
अब जैसे इमरान खान को तो ये समझ होना चाहिए कि भाई ये जो उन्होंने अस्पताल बनाते हैं इसके लिए पैसा लाना पड़ता है ना कहीं से। ऐसे तो नहीं कि आप किसी से भाई जाके बस सेंट्रल गवर्नमेंट से को भेज दो हमें पैसे, तो ये सब नहीं हो रहा, इनकी अपनी भी कोताही है। मैं रैप अप कर रहा हूं। हाँ नहीं, बहुत ही क्विकली कि जैसे रियाज साहब ने कहा कि जो इनका जो शुरू से था ना कि ये सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेके नहीं जा रहा। अब जैसे ऑरेंज लाइन का एक प्रोजेक्ट है जो कि शहबाज शरीफ साहब का पर्सनल पेट प्रोजेक्ट है, मगर उन्होंने गलती क्या की कि एक तरफ एहसन इकबाल साहब दुनिया को समझा रहे हैं कि भाई ये तो उनका है और दे आर पंजाब हुकूमत इज लायबल फॉर पेइंग द लोन, लेकिन दूसरी तरफ वो जाके बता रहे हैं कि वो तो सी पैक का पार्ट है, उससे कंट्रोवर्सी। ठीक है, सही है। दोनों हज़रात के बहुत ठीक है, दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस, आपने गुफ्तगू सुनी अपनी आरा से। हमारी वेबसाइट टॉक फॉर पाक, हमें ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इसके साथ ही फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।